ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये 331 और 333 से। ठीक है, तो ये आर्टिकल 331 और 333, 331 एंड 333 एक्चुअली डील विद एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन द हाउस ऑफ पीपल एंड द स्टेट असेंबली रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली 331 और 333 एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा था, बोथ लोकसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। बट 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 104th, that has been abolished now. The amendment however added the continuation of reservation of seats for SC and STs for the next 10 years further. So continuation of reservation of seats for SC and STs for the next 10 years further in both Lok Sabha as well as the state legislative assemblies. So that is further written यहाँ पे कि 330 में reservation of SC and SC STs in Lok Sabha and 332 में reservation of seats in the state assembly for SC and ST। तो मोटा मोटा ये याद रखना है कि 330 में 330 बेसिकली लोकसभा में SC ST रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के लिए है, और 332 दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST रिजर्वेशन के लिए है। 332 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द स्टेट असेंबली। Now we have 338A, that is National Commission of Scheduled Tribes, NCSTs, that was added through the 89th Constitutional Amendment Act 2003. So and ये 338A talks about NCST, जबकि 338 and 341 sub clause 1, NCSEs and President can declare any caste of the state or union territory as a scheduled caste after consulting with the governor or lieutenant governor of that state या फिर union territory. तो however amendments in the existing lists are done only through parliamentary procedures and not the state. तो ठीक है, यहाँ पे देखो 338, अगर सिर्फ हम 338 की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, और अगर 338 को 341 सब क्लॉज 1 से के साथ रीड करें तो ये पता चलता है कि NCSEs and President can declare any caste of the state or union territory as a scheduled caste after consulting with the governor or lieutenant governor of that particular state या फिर union territory। तो कौन कौन कर सकता है, मतलब डिक्लेयर कौन कर सकता है कि कोई कास्ट शेड्यूल कास्ट है, कोई कास्ट शेड्यूल कास्ट है किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, ये डिक्लेयर कौन कर सकता है? ये डिक्लेयर NCSC कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूटी। हाउएवर सिर्फ डिक्लेयर करने से काम नहीं चलता है, फर्दर पूरा अमेंडमेंट करने के लिए तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, और उसमें फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा फाइनली लिस्ट में, वो तो आपको पार्लियामेंट ही करके देगा। ठीक है, तो 338 एंड 341 सब क्लॉज 1 ये बोलता है। दैन हम उसी तरह से 338A और 342 सब क्लॉज 1 की बात करें, सो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज ST after consulting with the governor or lieutenant governor of that state or union territory. However, amendments in the existing lists are done only through the parliamentary procedures and not by the state legislatures. तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलैरिटी है, जिस तरह से 338 और 341 सब क्लॉज 1 में president can declare any caste as scheduled caste in any state or union territory, but simply declaring is not enough. अमेंडमेंट्स करके जो फाइनल लिस्ट में चेंजेस आएंगे वो तो पार्लियामेंट ही करेगा। उसी तरह से 338-A रेड अलॉन्ग विथ 342 सब क्लॉज 1, उसमें यह लिखा है द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। However, amendments in the existing lists are done only through the parliamentary procedures and not the state। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो 331 और 333 बेसिकली रिजर्वेशन दे रहा था एंग्लो इंडियन को, वो अब ख़त्म कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। हाउएवर द रिजर्वेशन फॉर SC and ST सीट्स इन लोकसभा हैज़ कंटिन्यूड, ठीक है, फॉर फर्दर 10 years। तो उस लिहाज से आर्टिकल 330 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑफ
SC seats in Lok Sabha, SC and ST both, and 332 talks about reservation of SC/ST seats in State Legislative Assembly. ठीक है ना. तो राइट, सो ये हमें समझ में आ गया. इसके बाद 338-A की अगर हम बात करें तो उसमें एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाने की बात लिखी गई है. और वो बनाया कैसे गया था? एक्चुअली ये जो कैपिटल A देख रहे हो, दैट वाज एडेड थ्रू द अमेंडमेंट, और द अमेंडमेंट वाज 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003. तो 89th अमेंडमेंट 2003 के द्वारा NCST बनाया गया था, जिसका आर्टिकल नंबर 338-A है. देन फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 338 हैज़ टू बी रेड विद 341 सब क्लॉज 1, जिसमें यह लिखा है कि द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट एज शेड्यूल कास्ट इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी. लेकिन सिर्फ डिक्लेयर करने से तो काम चलेगा नहीं. द फाइनल अमेंडमेंट्स इन द लिस्ट हैव टू बी मेड ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स. Similarly, Article 338-A read along with 342 subclause 1. इसका मतलब होता है कि the President can declare any caste as scheduled tribe in any particular state or union territory only after consulting the governor or lieutenant governor. But simply declaring से तो काम होगा नहीं. Final amendment in the list has to be done through parliamentary procedures. तो वही चीज़ लिखी है 338 and 342 subclause 1 for scheduled castes के केस में, और 338-A एंड 342 सब क्लॉज 1 शेड्यूल ट्राइब्स के केस में. ठीक है. सो 338-A एक्चुअली NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स की भी बात करता है, जो कि 89th अमेंडमेंट 2003 में बनाया गया था. देन आर्टिकल 334 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. ये बिल्कुल सिंपल एक लाइन में अगर लिखा जाए तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. लेकिन डिटेल में अगर देखें तो 330 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑफ SC/ST सीट्स इन लोकसभा एंड 332 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑफ SC/ST सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. जबकि 331 एंड 333 में एंग्लो इंडियन के बारे में लिखा हुआ था, जो कि अब एबॉलिश कर दिया गया है 104th अमेंडमेंट के द्वारा. लेकिन ये लिख दिया गया है कि कंटिन्यूएशन ऑफ SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द नेक्स्ट 10 years. राइट. सो मूविंग ऑन. नाउ एक्ट फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कब बना था? ये 1993 में बना था. या आप कह सकते हो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का एक्ट, नॉट दिस इंस्टीट्यूशन, बट वी आर कंसर्न विद द एक्ट बिहाइंड दिस इंस्टीट्यूशन. तो एक्ट कब पास हुआ था? एक्ट पास हुआ था 1993 में. सिमिलरली एक्ट फॉर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो पहला बना था दैट वाज 1986. इसमें हालांकि अमेंडमेंट भी किए गए हैं बाद में. पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जिसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एक्ट भी बोलते हैं, दैट वाज पास्ड इन 1995. एंड एक्ट फॉर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ दैट वाज पास्ड इन 1992. ठीक है. देन प्रेसलर्स अमेंडमेंट्स 1986 लिंकिंग US एड इन रिटर्न फॉर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन. तो it is related to American aid in development of nuclear capacity. तो ये प्रेसलर्स अमेंडमेंट्स 1986 किससे जुड़ा हुआ है? It is actually related with US aid to India in return for nuclear non-proliferation. ठीक है. तो related to American aid in the development of nuclear capacity of India. ठीक है. Then पेरेस्ट्रॉइका क्या है? पेरेस्ट्रॉइका प्रेसलर्स अमेंडमेंट 1986 ईयर इंपॉर्टेंट है और किस कंट्री से जुड़ा है, और इसमें एड देने की बात की गई है. इन रिटर्न US क्या चाहता है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन चाहता है. ठीक है. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन चाहता है, जिसके तहत US हमें एड देगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी, ऑफ कोर्स सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी. फिर पेरेस्ट्रॉइका क्या है? इट वाज द लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत गोर्बाचेव. सो पेरेस्ट्रॉइका इज़ अनदर नेम ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गोर्बाचेव. ठीक है. देन Princelings, Chinese Parliament is called as National People's Congress. So Princelings क्या होते हैं? They are the descendants of the prominent senior Chinese communist officials. तो जो senior Chinese communist officials हुआ करते थे, उनके जो बच्चे हैं, descendants हैं, उनको Princelings बोलते हैं. और Chinese Parliament को हम National People's Congress भी बोलते हैं. Then TASS क्या होता है? TASS is the news agency of Russia and lower upper house of Russian parliament. तो lower house of Russian parliament को हम लोग डूमा बोलते हैं. डूमा is the lower house of Russian parliament
whereas upper house of Russian parliament is council of the federation. Then Fleet Street ये सेंट्रल लंदन में है एंड लोकेशन ऑफ मैनी न्यूज़पेपर ऑफिसेस. तो ये फ्लीट स्ट्रीट किससे जुड़ा है? इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू न्यूज़पेपर ऑफिसेस एंड इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल लंदन. ठीक है. और नाफ्टा क्या है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1994 में बनाया गया था. इसमें यूएस, कनाडा, मेक्सिको 3 ही आए थे. और ये पिवट टू एशिया भी पुरानी पॉलिसी है, पुरानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए है. तो नाफ्टा 1994 में आई थी. ईयर इंपॉर्टेंट है. और यूएस, कनाडा और मेक्सिको सिर्फ वहीं पे सीमित थी. ठीक है. देन फ्लीट स्ट्रीट के बारे में बता दिया मैंने. ठीक है. उसके बाद ये है कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया. अब ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया वहाँ का कुछ होगा जो ब्रिटेन में मनाया जाता था. तो ब्रिटेन में मनाया जाता था, राइट. तो ब्रिटेन में मनाया जाता था, बट आउटसाइड इंडिया इसको पहली बार कब मनाया गया था? 1982 में मनाया गया था. ओके. देन पार्ट 16 ये जो हमने बताया था कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस ऑफ द सोसाइटी 330 से 342 के बारे में डील करता है. ठीक है. तो जैसा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 341 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट शेड्यूल कास्ट्स और वाइल प्रोविजंस ऑफ एडिंग शेड्यूल ट्राइब्स 342 सब क्लॉज 1 में दिया गया है. ठीक है. ये बताया था ना मैंने. यहाँ पे देखो 338A और 342 सब क्लॉज 1 तो ये एसटीज़ के लिए, और 338 और 341 सब क्लॉज 1 तो दैट वाज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट्स. ठीक है. नाउ देयर आर in total 23 sections in the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. The provision for exclusive special courts is given in section 14. तो ये तो ठीक है, अभी ऊपर हम पढ़ेंगे. टोटल 23 sections हैं इसमें. Prevention of SC/ST Atrocities Act 1989. Now there is no reservation of seats in Rajya Sabha and state legislative councils. तो ठीक है, ये भी important point है. जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ SC/ST सीट्स हैं, तो राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. Then 243 deals with the reservation of SC/ST in panchayats, and currently Madhya Pradesh has largest number of scheduled tribes. It is to be noted that the National Commission for Minorities is not a constitutional body. I know that. It was formed through an act of parliament in 1992. So 243 deals with reservation of SC/STs in panchayats, and Madhya Pradesh currently has the largest number of scheduled tribes, right? And NCM is not a constitutional body. Now SC/ST Prevention of Atrocities Act punishments 6 months या फिर 5 years with fine. ये different types of punishments are given in the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. Now again इसको amendment किया गया था above act को 2016 में. As per this rule, the investigating officer shall complete the investigation on top priority, submit the report to the superintendent of police, who in turn shall immediately forward the report to the DGP or commissioner of police of the state government, and the office in charge of the concerned police station shall file the charge sheet in the special court within a period of 60 days. So the period is inclusive of investigation and filing charge sheet. ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ. 2016 में कुछ amendments किए गए थे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट में. उसमें ये लिखा था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ही शैल कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन ऑन टॉप प्रायोरिटी. तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक रिपोर्ट देगा SP को, और SP वही रिपोर्ट को DGP को दे देगा या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा. ठीक है. एंड द ऑफिस इन चार्ज ऑफ द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन शैल फाइल द charge sheet in the special court within a period of 60 days. Now this investigating officer is probably different than the office in charge of the concerned police station. ठीक है. तो अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट बना के दे दिया DGP या फिर कमिश्नर को, और फिर उस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इवेंट को स्टडी कर रहा था, वो इवेंट जिस थाने में आता होगा उस थाने का प्रभारी office in charge of the concerned police station shall file the charge sheet in the special court within a period of 60 days, and this period is inclusive of investigation and filing the charge sheet. Now RTI Act जो हमारा आया था 2005 में मेरे ख्याल से, वो किसके एफर्ट्स के द्वारा आया था? तो मज़दूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा आया था. मज़दूर किसान शक्ति संगठन. इसके बाद एक ये देखते हैं स्टैचुटरी क्वासाई
स्टैचूटरी क्वासाई जुडिशल बॉडी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1966 में बनी थी, ईयर इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ स्टैचूटरी क्वासाई जुडिशल बॉडी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, अब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं. ये पेजेस रह गए थे, अब हम आपको यहाँ से बताते हैं. ओके, यहाँ से करना था हमको. देखो, हमने यहाँ तक देख लिया था कि इनिशियली देयर वाज ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन फिर बाद में 2 आ गए. 1989 में फिर से 2 आ गए, और फिर फाइनली 1993 ऑनवर्ड से अभी तक ये 3 मेंबर्ड बॉडी के रूप में चल रहा है. तो ये मैंने बता ही दिया था. इसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ enforced immediately after the schedule of election is announced by the Election Commission of India. ठीक है, and V.S. Ramadevi was the first women chief election commissioner. इसके अलावा Election Commission of India is a permanent and independent body under Part 15 with Articles 324 to 329 and conducts election to Parliament, Assemblies, President and Vice President. तो ये 4 जगहों के elections कराता है कौन? Election Commission of India. अब हमको यहाँ से देखना था. देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंड किया गया था 1996 में, और इट वाज बेस्ड ऑन द deliberations of the Dinesh Goswami committee, which is actually related in broader context. It is related to electoral reforms. तो दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत अमेंडमेंट लाने के लिए जानी जाती है. और इसमें अमेंडमेंट क्या आया था? अमेंडमेंट नहीं आया था, बेसिकली इट रिकमेंडेड, दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड गवर्नमेंट फंडिंग फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, गवर्नमेंट फंडिंग फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1996 के अमेंडमेंट में ही एक और प्रावधान ले आया गया था. एनी कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस अगर आप कर रहे हैं इंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन फ्लैग, इट विल एंटेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन. Disqualification of 6 years from the date of conviction. Disqualification of 6 years from the date of conviction है. ठीक है, याद रखना, क्योंकि अभी एक पॉइंट ऐसा और आएगा. तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को इंसल्ट कर रहे हैं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन हो जाओगे. एंड इलेक्शन कैन नॉट बी काउंटरमैंडेड on the situation of death of a candidate, rather a new candidate of the respective party will have to contest. ठीक है, then a candidate cannot contest election from more than 2 constituencies. मतलब 3 में नहीं लड़ सकता, लेकिन 2 में लड़ सकता है. Right. Then section 8 of Representation of People Act 1951 talks about disqualification. और यहाँ पे जो है, अगर किसी को किसी भी ऑफेंस के लिए 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी जाती है, तब फिर उस that candidate shall be disqualified from the date of such conviction and will remain disqualified for 6 more years from the date of his release in the future. Will remain disqualified for 6 more years after his release. So that is given in Representation of People Act 1951 के section 8 में, that talks about the disqualification in particular related to any offense. जबकि अगर हम लोग ये छोटी छोटी डिफरेंसेस देखो, यहाँ पे any offense है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात जो कर रहे थे हम लोग, दैट वाज एन ऑफेंस रिलेटेड टू इंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल फ्लैग. तो उस केस में डेट ऑफ कन्विक्शन से 6 years तक डिस्क्वालिफिकेशन था. यहाँ पे एनी ऑफेंस के केस में डेट ऑफ कन्विक्शंस से तब तक डेट ऑफ रिलीज प्लस 6 years तक आपका डिस्क्वालिफिकेशन रिमेन रहेगा. राइट. तो ये एनी ऑफेंस के लिए है सेक्शन 8 में. Now, a defeated candidate who fails to secure more than 1/6 of the valid votes polled in the constituency will lose his security deposit. तो fails to secure 1/6 of the total valid votes polled in the constituency will lose his security deposit. ऐसा जनरली तब होता है जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं और सभी के शेयर्स डाइल्यूट हो जाते हैं, वोटर शेयर्स. It may be possible if a large number of candidates contest the election in the same constituency and the vote gets diluted. The recommendation for election is done by Election Commission of India, while the notification is issued by the President or Governors of the state concerned. ठीक है, ये तो कई बार पढ़े हैं, याद हो गया है. फिर आर्टिकल 103, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, in case of disqualification other than defection, disqualification का सिनेरियो बन रहा है but that is not related to defection, तब disqualification shall be referred for the decision of the President, which will be final, and the President shall obtain in this situation the opinion from the Election Commission of India.
तो समझ में आ रहा है, अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना है किसी का बट दैट इज़ नॉट ड्यू टू द डिफेक्शन, तब फिर उस डिस्क्वालिफिकेशन को अंजाम कौन देगा? प्रेसिडेंट अंजाम देगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट विल हैव टू सीक एडवाइस या कंसल्टेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन दैट केस. So this is given in Article 103. Now Election Commission of India does not recommend President's rule. जैसा हमने पढ़ा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड में, प्रेसिडेंट रूल को 1 ईयर से एक्स्ट्रा जाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट लेना ज़रूरी है. नाउ इट इज़ नॉट बाइंडिंग बट लेना ज़रूरी है. तो hence the final conclusion is that Election Commission of India does not recommend President's rule in case of any state not in condition to conduct free and fair elections in any state. मतलब this is not a situation जिसके तहत आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, ठीक है. अगर कोई स्टेट में any state not in condition to conduct free and fair elections in any state, any state not in the condition to conduct free and fair elections, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता. Now election commissioners can be removed by the president on the recommendation of chief election commissioner. However, chief election commissioner can be removed in the manner similar to removal of a Supreme Court judge, whereby जो Judges Inquiry Act 1968 है उसके तहत जो प्रावधान मेंशन्ड है उसी प्रावधान के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है, जबकि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो 2 और होते हैं उनको तो सिंपली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट हटा सकता है. whereby president has to pass a resolution passed by each house. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाते हैं? उसमें मेजॉरिटी, ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल, मतलब ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द सेम सेशन होना चाहिए. अदरवाइज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स कैन रिज़ाइन ओनली बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. दे कैन रिज़ाइन ओनली बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ठीक है. अब ये देखा जाए तो देखो CJI इज़ इक्विवेलेंट टू लोकसभा स्पीकर एट द 6th पोजीशन, जबकि CEC और UPSC चेयरमैन एंड CAG दे आर एट द 9th पोजीशन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में. सो CJI इज़ एट अ हायर रैंक. हाउएवर पावर्स, salaries and allowances of chief election commissioner and election commissioners are equal and also similar to that of judges of the Supreme Court of India. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 6 साल 65 साल है, ठीक है. सैलरीज अलाउंसेस पावर्स के केस में CEC इज़ इक्वल टू ECs इज़ इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो रिजॉल्व्स डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ दिया है? पार्ट 15 आर्टिकल 324 to 329. नाउ रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज. रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कौन से एक्ट में किया जाता है? इट इज़ डन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. और अभी हमने इसका सेक्शन 8 पढ़ा था जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई थी फॉर एनी ऑफेंस. सो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द फर्स्ट टाइम वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द फर्स्ट टाइम वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर द 52nd Constitutional Amendment Act 1985 and currently there are 8 national political parties. देखो, कांग्रेस, BJP, BSP बहुजन समाज पार्टी है, CPI और CPI मार्क्सिस्ट तो सबको पता है, AITMC और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि NCP है. तो AITMC तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी ये शायद ओवैसी की है. सो ये 8 national political parties हैं. The NCP was formed in 1999 by Sharad Pawar after they were expelled from the INC following the dispute relating to Sonia Gandhi's foreign origin, right? Then other parties related to Ambedkar. ये मेरे ख्याल से इंडियन लिबरल क्या है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 अम्बेडकर. सो डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन एंड शेड्यूल क्लास फेडरेशन 1942, ये दोनों ही अम्बेडकर ने बनाया था. डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन 1930 में और शेड्यूल क्लासेस फेडरेशन 1942 में. डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन 1930 में, डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन 1930 में एंड शेड्यूल क्लासेस फेडरेशन 1942 में एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में. इसके अलावा एक समता सैनिक नाम का संगठन भी बनाया था. फिर पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, ये 1925 से 29 के बीच एक्टिव थे. बेसिकली फाउंडेड बाय मेनी मुस्लिम्स
and it worked under Indian National Congress between 1925 to 1929. अभी किसी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसको 2% सीट्स इन लोकसभा पाना पड़ेगा, 2% सीट्स इन 3 or more states, 2% सीट्स इन 3 or more states, या फिर 6% of the valid votes polled either in Lok Sabha or State Legislative Assembly from 4 or more states, and 4 seats won in the previous Lok Sabha. 4 seats won in the previous Lok Sabha, ये and के साथ जा रहा है, ध्यान रखना. And it is a recognized state party in at least 4 states. मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2% seats in the Lok Sabha from 3 or more states, 6% of the valid votes polled in Lok Sabha elections or State Legislative Assembly elections from 4 or more states, and it must have gotten 4 seats or more in the previous Lok Sabha elections, and it is a recognized state party in 4 or more states. So that is the criteria for the national political party. जबकि अगर हम लोग बात करें स्टेट पार्टी, तो 6% of votes polled in general election to state legislative assembly, and it has won 2 seats in the same state Vidhan Sabha. या फिर 6% of valid votes polled in general election to Lok Sabha, and it has won 1 seat in Lok Sabha from that state, and it has won 1 seat for every 25 seats in Lok Sabha. It has won 3 seats or 3% seats in State Legislative Assembly, whichever is higher, and it has bagged 8% of the entire votes cast in general election. 8% of the entire votes cast in general election to Lok Sabha or State Legislative Assembly. ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर स्टेट पार्टी बता दिया एक बार फिर से. 6% of the votes polled in the general election to State Legislative Assembly, and it won 2 seats in the same state Vidhan Sabha. Then 6% of the valid votes polled in the general election to the Lok Sabha, and it won 1 seat in Lok Sabha from that state. It has 1 seat every 25 seats in Lok Sabha. Then it has 3 seats or 3% of seats of the State Legislative Assembly, whichever is higher, and it has bagged 8% of the entire votes cast in the general election to Lok Sabha or State Legislative Assembly. तो आप स्टेट पार्टी कहलाओगे. लेकिन अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो आपको सिंपली 2% सीट्स फ्रॉम 3 or more states, 6% of the valid votes polled from 4 or more states, plus 4 seats in the last Lok Sabha, and recognized state party in 4 or more states. Now books written by रजनी कोठारी की बात करें तो रीथिंकिंग डेमोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट है, और पॉलिटिक्स इन इंडिया इम्पॉर्टेंट है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है. Now रजनी कोठारी considered party system prevailing in India as one party dominant system. ठीक है, कहने को बहुत सारी पार्टियाँ, बट जो भी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ फ़िलहाल चल रहा है, रजनी कोठारी कंसिडर्ड इट एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम. ठीक है. देन इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है, जो बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसके अंतर्गत भी इलेक्शंस चलते रहते हैं, तो उसको हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं. Then anti-defection law was passed on 15th of February 1985, and it was enforced on 1st of March 1985. It amended articles 101, 102, 190, 191 and added the 10th schedule. 10th schedule को add कर दिया था. Now 4 situations होती हैं डिफेक्शन की. ठीक है, 10th schedule में पहला, जब वॉलंटरी MP या MLA वॉलंटरी छोड़ देता है अपनी मेंबरशिप किसी पॉलिटिकल पार्टी की. ठीक है. दूसरा होता है इफ़ MP और MLA एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग. तीसरा होता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में बताया गया है, अ मेंबर शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इफ़ देयर इज़ अ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. अ मेंबर शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इफ़ देयर इज़ अ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. और चौथा पॉइंट होता है स्पीकर के लिए कुछ खास प्रावधान है. जैसे इफ़ अ स्पीकर मान लो जैसे ओम बिरला हैं, तो ओम बिरला इफ़ ही वॉलंटरली लीव्स, अब वैसे तो ओम बिरला इज़ बिलोंग्स टू द BJP political party, but if he voluntarily leaves his membership and does not rejoin party and continues to serve his post as a speaker, then he will not be disqualified. But he will be disqualified if he joins another political party after elections are conducted. Then he will be disqualified. तो मोटा मोटा बस आपको याद रखना है कि if a member after being elected, जैसे कि स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पद पे कोई है अगर, और वो voluntarily gives up his political party membership and continues to serve as
presiding officer without joining any other party, then he will not be disqualified. After he has served the office, vacated it, and if he again joins the same party, he will still not be disqualified. But after he has served his office, vacated it, new elections occur, and then he joins some other party, then he may be disqualified. ठीक है. Now अभी जम्मू कश्मीर भैया ये इम्पोर्टेंट नहीं है. सो ऑपोजिशन रिक्वायरमेंट क्या है? 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा. तो 543 सीट्स हैं, तो आपको 1/10 यानी कि 54 सीट्स तो लानी पड़ेगी. ये भू पुरातम मूवमेंट एक चला था आंध्रा में. भू पुरातम मूवमेंट, ये स्ट्रगल फॉर लैंड था. कामराज प्लान था बेसिकली रिवाइटलाइजिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. और आर्टिकल्स 330 से 334 के बीच मैंने 331 और 333 तो बताया ही है, और 330 और 332 भी बताया है. सो प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर सम स्पेशल क्लासेस इन द हाउस ऑफ द पीपल एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. हाउएवर देयर इज़ नो प्रोविजन मेड फॉर वुमेन, thus allowing reservation to women in parliament or state legislative assembly would need constitutional amendment. ठीक है. Then section 29 of the Representation of People Act 1951, ये मोटा मोटा याद रखो कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से के माध्यम से चंदा लेने के लिए 1% वोट्स से ज़्यादा वोट गैदर करने चाहिए इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. टोटल वोट्स पोल्ड के अगर 1% वोट से ज़्यादा पाया था वो लास्ट जनरल इलेक्शन में, तभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा उठा सकता है. दिस इज़ मेंशन्ड इन सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बट सिंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस, अभी ये ज़रूरी नहीं है. फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, इसमें सेक्शन 10A इंपॉर्टेंट है. कलेक्टिव फाइन कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट. Collective fine can be imposed by the state in case of Protection of Civil Rights Act 1955 under section 10A. अभी SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 में section 2BC है. It talks about the economic boycott. अगर आप economic boycott कर रहे हो किसी person of SC/ST community, तो उसके बारे में punishments वगैरह section 2BC में लिखी है. section 14 में special courts बनाने का प्रावधान है. section 17 में district vigilance committee बनाने का प्रावधान है. Then prevention of atrocities SC/ST Act में imposing collective fine is not a feature of this act. It is a feature of Protection of Civil Rights Act 1955. Now the special court जो कि section 14 में लिखा हुआ है, it presumes abatement, common object and common intention in the prosecution. इसीलिए इतना खतरनाक बन जाता है. Common abatement, common object and common intention. If offense done by the public servant, तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर ऑफेंस किया गया है तो उस केस में पनिशमेंट्स आर गिवन इन सेक्शन 3 एंड विच इज़ जेल फॉर नॉट लेस देन 1 year. इफ़ द अक्यूज्ड इज ऑफ द सेम कास्ट, ओनली देन ही इज़ रिलीव्ड. देन दिस एक्ट फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एज ओपाइंड अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, जो कि चंपकम दोराय राजा से ये सब क्लॉज 4 जोड़ा गया था, चंपकम दोराय राजा केस से. ठीक है. सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन 15 सब क्लॉज 4 में दिया गया है, और वो प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में लिखा या अप्लाई किया गया है. नाउ ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन इम्पोज रियलाइज कलेक्टिव फाइन इन दिस एक्ट. ठीक है. कलेक्टिव फाइन का वैसे फीचर है नहीं इसमें, तो मेरे ख्याल से दिस टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ एक्ट 1955. उस केस में कलेक्टिव फाइन कैन बी ओनली इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. फिर ये निमोनिक याद करो, PVP GFD. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर होगा. ठीक है. उसके बाद गवर्नर है, उसके बाद F और D देख लेना क्या है. PVP GFD. नाउ 6th नंबर पे तुम्हारा CJI प्लस स्पीकर आते हैं 6th नंबर पे. 7th पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इक्वल टू चीफ मिनिस्टर्स, तो 7वें नंबर पे आ जाते हैं. 8वें नंबर पे आपका CAG आता है, एम्बेसडर्स एज वेल एज चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स आउटसाइड देयर स्टेट्स. ठीक है. और 9वें नंबर पे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं 9वें नंबर पे. और 9th A में आपके CAG और UPSC आता है 9th A में. ठीक है. तो 9th इज़ हायर दैन 9th A. ठीक है. 9th इज़ हायर दैन 9th A. और 9th नंबर पे आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस आते हैं, और 9th A में आपके CAG और UPSC आते हैं. ठीक है. तो फिर से बता दे रहे हैं, PVP GFD. 6th नंबर पे CJI के साथ आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है.
7th नंबर पे आपकी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सॉरी नॉट काउंसिल, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के, और कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन 7वें नंबर पे होते हैं। 8वें नंबर पे एम्बेसडर्स एज वेल एज चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स आउटसाइड देयर स्टेट्स होते हैं। 9th नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, और 9th ए में कैग और यूपीएससी होता है। करंटली देर आर 1261 शेड्यूल कास्ट इन इंडिया and they form 16.6% of the total population. 16.6% of the total population currently SC शेड्यूल कास्ट की है। अरे यार 1261 शेड्यूल कास्ट्स हैं, 1261 शेड्यूल कास्ट हैं डिफरेंट इंडिया में, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 16.6% है। दैन अर्बन पुअर को पहचानने के लिए हाशिम कमेटी बनाई गई थी, अर्बन एरियाज़ के बिलो पॉवर्टी फैमिलीज़ को पहचानने के लिए।